नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर पुलिस की नाक की साख बन चुकी तिलहरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिन दहाड़े लूट मर्डर की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली। जहां इस लूट कांड का खुलासा करने जबलपुर के आला अधिकारी सहित 300 का पुलिस बल इस जघन्य लूट कांड का खुलासा करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि 11 फरवरी की दोपहर गोरा बाजार थाना क्षेत्र तिलहरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में कैश लूट करने आई कैश वैन को अज्ञात लुटेरों ने निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए कैश लूट करने आए बैंक कर्मचारियों को गोली मारकर कैश पेटी लेकर फरार हो गए थे। जहां एक कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है, अन्य 2 कर्मी घायल हो गए हैं। लूट हत्या की घटना को खुलासा करते हुए आईजी उमेश जोगा ने बताया कि पुलिस के ये लूट हत्या कांड चुनौती थी, जहां एटीएम कैश लूट और हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी करने लगातार पुलिस की टीम सक्रिय थी। इस दिन घटना हुआ था, एक वो गनमैन की तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी और दूसरे लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों का ये कंपनी का कहना है कि जब भी ये लोग कैश डिपॉजिट करते रहते हैं तो ये लोग इमीडिएटली एक व्हाट्सअप भेजते हैं कि हम लोगों ने इतना कैश जमा कर दिया था, मगर ये लोगों ने क्या है कि इकट्ठा एक बार व्हाट्सअप भेजने का सोचा था करने के लिए। तो उस दिन हमारे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वो 2 लोग घायल थे और कंपनी के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने कंपनी से पूछा कि इस एटीएम में कितना जमा होना था, तो उसके आधार पर हम लोगों ने 6 लाख उसमें डिसाइड किया। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से इन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1500 रुपये इनका खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने दिसंबर में यहाँ पर आ गए थे। दिसंबर में फिर उन लोगों ने कोई हाईवे में कहीं होटल में थोड़ा देर रुके हैं। अभी इनसे पूछताछ अभी बाकी है चलना, तो इन लोगों की जो बातें हैं उसका तस्दीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने आके यहाँ पर महावीर कंपाउंड में इन्हीं के साथ कोई आया था साथी जो गुजरात में काम करता था, तो उन्होंने उसको यहाँ पर घर दिलवाया था। तो यहाँ पर दिसंबर से वो लोग रहने लगे। फिर वहाँ से इन लोगों ने रेकी करना चालू किया। इनका कहना है कि 8-10 बार इन लोगों ने इसको रेकी किया था, मगर जब भी 8-10 बार ये लोग सोच रहे थे कि इसमें वारदात करना है, मगर किसी प्रकार का हिम्मत नहीं हुआ या इनको कोई वो टाइम पे सुविधा नहीं हुआ। और ये लोग का कहना है कि क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स का था तो इसीलिए इसी कैश वैन को उन लोगों ने प्लान किया कि यहाँ से हम लोग अच्छा भाग सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये 2 जो भाई हैं यहाँ पर, ये सुनील कुमार पाल यहीं पर 12th क्लास पढ़ा है आर्मी स्कूल में सदर जबलपुर में, तो बचपन से यहीं पर है, तो ये एरिया पूरे इनको जानकारी में है। और इसका जो दूसरा मनोज कुमार पाल है यहीं से सेंट एलियोसिस में बीए किया है आर्ट्स में, तो इनको ये एरिया पूरा पता चलता, तो इसके वजह से जो पुराना एड्रेस था वो भी गौर सालीवाड़ा का था। शिवराज सिंह चौहान ने 50,74,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। ये विज्ञापन की सरकार बीमा कंपनियों की दलाली करती है। शिवराज सिंह को ये तमंगा मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में है, तमंगा दिया है। कमलनाथ इसी राशि को डबल कर दिया है। 7,600 करोड़ रुपए की राशि बैंकों ने जमा कर ली है, किसानों को कुछ नहीं। इस सरकार ने किसानों का पैसा खा लिया है। किसानों से बीमा कराने की राशि 950 रुपये हेक्टेयर लिया है। ऐसे में 7,600 रुपये बीमा कंपनी से किसानों से लिया है। किसानों को 100-200 रुपये के चेक मिले हैं। 30% किसानों को राशि मिली। शाहजहाँपुर में 90% फसलें खराब हुई थी। नियम यह है कि 50 खराब फसलों को 100% खराब माना जाए। मुकेश कुमार ने बीमा की 22,000 प्रीमियम बीमा भरी और उसको 24,000 की राशि मिली। किसान को मैसेज 2 लाख का गया है और उनको मिला 24,000 रुपये। नहीं आई राशि भटक रहे हैं किसान। जितने किसानों को अनावरी हुई थी उसमें से सिर्फ 30% किसानों को पैसा गया। बाकी किसानों को वो चूंकि हेडलाइन बनी है, शिवराज सिंह चौहान रोज बयान दे रहे हैं, तो किसान परेशान है, दुखी है, एक तरह से लाला ही थे उस पैसे के लिए क्योंकि घर में पैसा नहीं है, तो वो देख रहा है। अब आप देखो शाहजहाँपुर एक जिला उदाहरण है, ये शाहजहाँपुर का रिकॉर्ड दूंगा मैं आपको, ये तो पूरे मध्य प्रदेश का दूंगा, पर शाहजहाँपुर का 90% अनावरी हुई थी, मतलब फसलें खराब हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने
नियम बना रखा है कि 50% से ऊपर अगर फसलें खराब हो तो उसको 100% माना जाए। तो ये 90% ये कलेक्टेड का रिकॉर्ड है जिसमें फसलें खराब हुई। अब जो शाहजहाँपुर की वस्तु स्थिति है, कितने किसानों को मिला, तो एक किसान है फरड़ का, तहसील है काला पीपल, उसमें मुकेश चंद्र परमार 2.57%, 2 हेक्टेयर 57 आरे जमीन थी उसकी। बीमे की प्रीमियम उसने भरी 24,600 रुपये, सरकार और किसान ने मिलके। सरकार और ने 22,205 रुपया प्रीमियम भरी, 22,205 रुपया, और उसको मिला 24,000 रुपया, मतलब प्रीमियम से 2,000 रुपया ऊपर। और कंपनी ने मैसेज किया उसको मैसेज की कॉपी भी दे रहा हूं मैं, ये उसको दिया कि आपका बीमे की राशि का जो मूल्यांकन किया गया है वो मूल्यांकन हुआ है 2,57,000 रुपया। तो 2,57,000 जिस किसान को मैसेज चला गया उस किसान को मिल रहा है 24,000 रुपया। ये लगातार सरकार बीमा कंपनियों की दलाली करके किसानों का पैसा, सरकार का पैसा, आपका और हमारा पैसा बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाती है। एक किसान। इसी प्रकार दूसरा किसान है राम स्वरूप परमार, इनकी किस्त गई 34,000 रुपया और इनको बीमा मिला 22,600 रुपया। आप मतलब एक कहने का अर्थ है किसान से सीधा डबल प्रीमियम ली और बीमे की राशि दी आधी। ये शिवराज सिंह सरकार, और उसको मैसेज कितने का मिला? मैसेज मिला 2,25,600 रुपये का कि आपको इतने मिलेंगे। ये मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, कलेक्टेड की है, ऑफिशियल कॉपी है, ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। यूक्रेन में जो संकट आया है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि विदेश मंत्रालय से मालूमात कर यूक्रेन में जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं उनको सकुशल वापस लाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं। में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको सकुशल अपने वतन लाया जा सके, अपने देश में लाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इस विषय में मीटिंग करके ये सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन में जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके हिंदुस्तान लाने की समस्त प्रक्रिया में जो हमारी सरकार का सहयोग है वो किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर अधिकारियों की एक डेस्क भी बनाई, एक समिति भी बनाई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के जो भी निवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको पूरी तरह से सहयोग किया जाए। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से इस विषय को देख रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश के भी निवासी यूक्रेन से सही समय पर हिंदुस्तान आ सके। और कल से एक हेल्पलाइन भी नंबर भी हमने जारी किया है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। 181 जो हमारा नंबर है उस पर भी परिजन कोई भी जो उनके यदि कोई व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हुए मध्य प्रदेश के यदि वो है तो 181, और दूसरा नंबर है 2555582। ऐसे दो नंबर हैं जो कि हेल्पलाइन के रूप में यूक्रेन के लिए हमने जारी किए, 181 और 2555582। ये दो नंबर हैं। इस पे किसी भी तरह की यूक्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका निदान इन दो नंबरों पर हो सकता है। जबलपुर के रांची में एक युवक ने न सिर्फ पिता पुत्री के साथ घटिया हरकत की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। युवक का नाम कपिल चौरसिया बताया जा रहा है, जिसने न सिर्फ दिनेश सैनी और उसकी बेटी के ऊपर थूक दिया बल्कि विरोध करने पर पिता पुत्री के साथ जमकर मारपीट भी की। पीड़िता परिवार ने रांची थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम दिनेश सैनी है। आज दोपहर 12:30 बजे मैं बेटी को कॉलेज लेके जा रहा था, तो ऐसे फैमिली लाइन के पास ब्रेकर के पास मैंने गाड़ी स्लो किया तो बाजू से कपिल चौरसिया जो कि मोहल्ले में ही रहता है, पिता अनिल चौरसिया,
बाजू में आया और बेटी के मुंह पे थूका और मेरे मुंह पे थूका। विरोध करने पे गाली गलौज करके गाड़ी को ओवरटेक लगाया और वहीं पे कॉलर पकड़ के मारने पीटने लगाया। लोगों ने बीच बचाव किया तो फिर शर्ट फाड़ के मेरे को धक्का दिया और सीने में बहुत ज़ोरदार घूसा मारा। चश्मा वश्मा सब टूटा है मेरा और जान से मारने की धमकी दिया। बेटी आई तो बीच में तो उसमें उसको भी उसने हाथापाई की उससे। तो मैं थाना रांझी गया, रांझी में FIR दर्ज कराया और उसको मुलायजे के लिए जब बोला गया तो विक्टोरिया छोटी विक्टोरिया में मुझे फॉर्म भरा के दे दिया गया और फिजिशियन ने वहाँ की जो डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि इनकी बड़ी विक्टोरिया में फिजिशियन चेकअप करवा के रिपोर्ट वहाँ से बनवाई है। और मैं फिर मेरे को रांझी थाना लाया गया। रांझी थाना से ये बोला गया है कि मुझे विक्टोरिया जाना है, आपको पहुँचिए, आपका मुलायजा होगा। जब मैं यहाँ आया तो कोई फॉर्म वगैरह नहीं था मेरे साथ और उन्होंने फॉर्म वहाँ रख लिया। और उपरोक्त जो भी इनकी मारपीट का है 30 नवंबर को इसने पुनः मेरे साथ मेरे घर में आके गाली गलौज किया था, जिसकी FIR खुद विधिवत दर्ज कराई गई थी मेरी। उसकी ये पुरानी इनकी जो दुश्मनी निकाल रहे हैं ये गुंडागर्दी है सर। मना करो, करता क्या है ये? ब्याजी पैसा चलाते, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को जीवन सट्टे में खिलाते हैं। ये इनका ये कहना है कि अपनी बेटी को लेके कहीं कॉलेज जा रहे थे और इनके ही पड़ोसी हैं, इनके क्षेत्र के रहने वाले, तो उनसे इनका विवाद चल रहा है। तो दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है जिनमें इन्होंने तत्काल थाने में जाके FIR पंजीबद्ध कराई है और अब इनका मेडिकल भी वहाँ से करवाया गया है और जिनको अब उच्च मेडिकल के लिए विक्टोरिया भी रिफ़र किया गया है। तो अब जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो आरोपी पक्ष है वो भी थाने में ही मौजूद हैं, वो भी इनके खिलाफ़ FIR करवा रहे हैं। तो देखा जाएगा, जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रेल प्रशासन द्वारा लोको पायलट और रेलवे गार्ड को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोको पायलट व गार्ड के लिए सामान ढोने के लिए ट्रॉली बैग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें वह अपनी टूल किट और रेलवे संबंधित सामग्री रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस आदेश के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने रेल प्रशासन के इस आदेश को तगलुकी फरमान बताया है, जहां यूनियन द्वारा इस आदेश को वापस किए जाने पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। मजदूर की मांग कौन करेगा, कौन लड़ेगा, आवाज दो दुनिया के मेहनत कश, दुनिया के मजदूरों। रेलवे बोर्ड ने दोनों संगठनों के से बिना चर्चा किए उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि ड्राइवर और गार्ड का लाइन बॉक्स हटा के ट्रॉली दिया जाएगा, जिसमें सारे रेलवे के सामान वो लोको पायलट और गार्ड ढोएंगे। उसी के विरोध में WCRU द्वारा पूरे लॉबियों में 1 घंटे का गेट मीटिंग हुआ, जिसमें कि प्रशासन की इन नीतियों का विरोध किया गया और 25 तारीख को दिन भर लॉबी के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और यह फरमान WCRU के द्वारा रेलवे बोर्ड तक जाएगा कि ये तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं किए। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग लाइन बॉक्स जो हटाया गया है, लाइन बॉक्स ड्राइवर और लोको पायलट और गार्ड का जो लाइन बॉक्स है वो एज इट इज व्यवस्था रहनी चाहिए। इनको खुली ना बनाया जाए, रेलवे का सामान रेलवे ढोए तो ज़्यादा अच्छा। आपका निरंजन कुमार। शासकीय अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह द्वारा मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जबकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता आ रहा हूं। तब मुझे जानकारी मिली तो मैंने भी संबंधित थाने में और सभी जगह शिकायत आवेदन दिया है। कल जो ट्वीट के ऊपर श्रीमान कलेक्टर जिला इंदौर मनीष सिंह द्वारा मेरे खिलाफ बिना प्रमाण के शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जो मेरे को ब्लैकमेलर कहा है, वसूलीबाज कहा है और उनके द्वारा मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देश देकर मेरे ऊपर जो धमकी दी है उसके संबंध में मैं यहाँ रावजी बाजार थाने में आके मैं आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इन सब तथ्यों की जांच की जाए और अगर श्रीमान कलेक्टर मनीष सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाए। आपको क्या लगता है, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? मेरे ऊपर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं जो शासन में बैठे जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी हैं, इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनकी मैं लगातार सूचना के अधिकार में जानकारी लेके वरिष्ठ अधिकारी को शिकायतें कर रहा हूँ और वो समुचित शिकायतें कलेक्टर महोदय के पास ही आ रही है और वो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए इनको बचाने के लिए और मेरा मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है।
शासन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? शासन आपकी इस संबंध में मदद करेगा? मेरे को शासन से और न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ और सच्चाई से लड़ता आया हूँ और ईमानदारी से लड़ी है। मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। आज तक देश को जनहित के लिए मैं अपनी मेहनत का खून पसीने का पैसा लगाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसके ऊपर मैं शासन से और न्यायपालिका से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इससे कभी किसी प्रकार ईमानदार व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का झूठे आरोप ना लगा सके। आपका पूरा नाम? संजय मिश्रा, RTI एक्टिविस्ट, इंदौर। पुलिस कमिश्नर ने महिला ऊर्जा डेस्क की काउंसलर और पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित। कहा कि हमें महिला ऊर्जा डेस्क से सीखने और समझने की जरूरत है। समय समय पर हमें इस और ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस कमिश्नर भोपाल मकरंद देउस्कर ने कहा। के सभागार में ऊर्जा डेस्क से संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया गया था और न केवल उन्हें प्रशिक्षित करने के माध्यम से की दृष्टि से, बल्कि उनकी जो अन्य समस्याएं हैं उनका फीडबैक जानने के लिए यहाँ पर आज एक सत्र का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेखनीय काउंसलिंग में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया है और उद्देश्य इस सत्र का यह था कि न केवल हम महिला फरियादियों को कानून की मंशा अनुरूप हम मदद कर पाएँ, बल्कि एक पीड़ित महिला को कैसे और राहत दे पाएँ, ये ऊर्जा डेस्क के माध्यम से हमें सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में इस सत्र का आयोजन किया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ईरानी चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कब्रिस्तान में छुपकर फरारी काट रहा था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। हाथ की सफाई से ये वारदात को अंजाम देता था। सुनार को बातों में उलझाकर और दूसरे जेवर दिखाने के बहाने चकमा देकर हाथ सफाई करके जेवर चुराने वाले शातिर चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। वह कब्रिस्तान में छुपा था। क्राइम ब्रांच ने बताया कि वह साथियों के साथ भेद खुलने के चक्कर में अकेले ही चोरियां करता था। आरोपी बहलूल ईरानी उर्फ गुलाम मिर्जा ने पूछताछ में बताया कि कोलार में मां कालका ज्वेलर्स की दुकान में सोने के ज्वेलर चोरी किए थे। क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी पूर्व में चोरी के मामले में जेल जा चुका है। क्राइम ब्रांच ने बहलूल ईरानी उर्फ गुलाम मिर्जा को जो है गिरफ्तार किया है। दरअसल इसके खिलाफ पहले से भी कई प्रकरण हैं और ये हाथ की सफाई के द्वारा जो है चोरी करता था। कमला नगर में 2021 में और कोलार में 2020 में इसने जो है चोरी की थी और लगभग 11.5 तोला सोना दोनों प्रकरण में जो है इसने चोरी की थी। इसी में जो है ये जो है बीदर कर्नाटका में पहले भी फरारी काट रहा था और अभी क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली कि ये कब्रिस्तान के आसपास जो है छुपा हुआ है। वहीं से जो है इसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के बाद इससे जब पूछताछ की गई तब दोनों प्रकरण में हाथ की सफाई में जो वीडियोज मिले थे उसके अनुसार जो है यही आरोपी था। इसके पास से पूरा का पूरा 100% मसरूका जो दोनों केस में है वो बरामद किया गया है और इसके साथ ही साथ बीदर में ये कहाँ फरारी काटता था, कौन कौन इनके ईरानी दोस्त हैं, किस तरीके से ये मोबाइल की जो है चोरी करते हैं और भी चोरी की क्या क्या घटनाएं करते हैं, इसके बारे में पूरी सूचना दी जा रही है। जी, दरअसल ईरानी यूजुअली हाथ की सफाई का ही काम करते हैं और चाहे आप जबलपुर की घटना देख लें या पहले की भी घटनाएं देख लें तो ये इस तरीके से इनका सेम एमओ रहता है कि हाथ की सफाई किया है। 2 प्रकरण में इसका क्लियर फुटेजेस थे। क्लियर फुटेजेस के बेसिस पे जो है पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और ये लंबे समय से फरार चल रहा था। इसी फरारी के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनसे लगभग 11.5 तोला सोना जो है दोनों प्रकरण में किया गया। दोनों में 100% रिकवरी की गई है पूरी की पूरी मसरूका। बेसिकली किसी के पास से दूसरे के पास से रिकवर किया है। उनकी क्या संलिप्तता है, किस तरीके से संलिप्तता है उसकी भी जो है जानकारी की जा चुकी है। पहले भी हमने जो बरामदगी की है उनमें कुछ सुनारों को भी आरोपी बनाया था। इसमें भी जो है हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि और भी जो है अगर कुछ ऐसे एंगल्स दिखते हैं तो उन पे भी कार्रवाई जो है की जाएगी। नहीं, बेसिकली वो इस तरीके वहीं पे जो है उसका रहन सहन था और वहीं पे आसपास घूमता फिरता रहता था।
तो पहले से ये फरार जो है 2021 में से ही जो है बीदर, लगभग सितंबर 2021 से बीदर कर्नाटका में ये फरारी काट रहा था और अभी सूचना मिली थी कि ये कब्रिस्तान के आसपास घूम रहा है, उसी के घेराबंदी पे इसको पकड़ा गया। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।